होते तब नहीं आती। नहीं, अभी तो मैं पढ़ाने के दौरान तो मैं अभी बोला ही नहीं हूँ। जी सर अब आ रही है। जी सर अब आ रही है सर। सर अब आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आफ्टर कुछ ब्रेक। तो आज हमने पढ़ना है जी इंजरी। इंजरी की दो डेफिनेशंस हैं, एक क्लिनिकल डेफिनेशन है, दूसरी है लीगल डेफिनेशन। हम फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्लिनिकल और लीगल दोनों देखनी पड़ेगी। तो क्लिनिकली क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज सोल्यूशन और डिसरप्शन ऑफ द एनाटॉमिकल कंटिन्यूटी टू एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी। कि कोई भी डिसरप्शन हो जाए जो हमारा एनाटॉमिकल टिश्यू है पूरी बॉडी का, उसमें कोई डिसरप्शन हो जाए तो उसको हम कहेंगे इंजरी क्लिनिकली। कि कोई स्किन ब्रेक हो जाती है, कोई ज़ख़म हो जाता है, इस तरह की चीज़ें, तो कोई बुलेट लग जाती है तो इसको हम क्लिनिकली मतलब ये इंजरी है। लीगली क्या है? 44 जो सेक्शन है वो कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज एनी हार्म whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। जो लीगल टर्म्स हैं इंजरी की, उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जिस तरह से आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि केस हम तभी रजिस्टर करेंगे जब उसके कोई वो केस की प्रोसीडिंग पूरी करता होगा उसकी शराइत। तो उसमें इंजरी की क्या है जनाब? एनी हार्म जो कि इलीगली काज किया जाए किसी बंदे के जिस्म पे, उसके जेन पे, उसकी रेपुटेशन पे या उसकी प्रॉपर्टी पे, ये सारी चीज़ें इंजरी में आती हैं एज पर लीगल टर्म्स। क्लियर? एक्सक्यूज मी जी सर, ये जो इंजरी है ये तो एक तरह का फॉल्ट है ना, इसको फिर सॉल्यूशन का वर्ड इसके लिए क्यों यूज किया है? जी लाइक डिस्ट्रक्शन तो चलिए समझ में आता है, लेकिन सॉल्यूशन सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो जो ऊपर उसमें क्लिनिकल डेफिनेशन में है, वो सोल्यूशन जी से ये सर। मुराद है कि अगर देखें ना, जिस तरह एसिड के अंदर स्किन जो है वो लिक्विफाई कर देते हैं ना, स्किन लिक्विफाई हो जाती है एसिड के अंदर, वो मतलब है इसका। सोल्यूशन हल होना मतलब नहीं है इसका ना, कि कोई चीज़ सॉल्व होना मतलब नहीं है। जी सर। ठीक है, ये दो हैं जी क्लिनिकल और लीगल टर्म्स। अब है जी वूंड। वूंड की टर्म क्या है? मेडिको लीगली इट इंक्लूड्स एनी लेजन which can be external or internal which is caused by violence with or without breach of continuity of skin। वूंड जो है वो क्या है कि इंटरनल या एक्सटर्नल जख्म हो सकता है जो किसी वायलेंस के नतीजे में हो। ज़रूरी नहीं कि उसमें ऊपर वाली स्किन जो है वो डिसरप्ट हुई हो भी सकता है कि डिसरप्ट हुई हो। फॉर एग्जांपल कोई जो ब्लंट इंजरी है, कोई डंडे के साथ अगर किसी ने मारा है तो हो सकता है ऊपर वाली स्किन जो है अभी डिसरप्ट ना हुई हो, ब्रीच ना हुई हो, लेकिन अंदर उसके जो है जख्म बन गया होता है। तो इसको हम मतलब वूंड कहते हैं कि हो सकता है कि स्किन ब्रीच हुई हो सकता है कि स्किन ब्रीच ना हुई हो, लेकिन वायलेंस हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसके नतीजे में जो इंजरी होगी उसको हम वूंड कहेंगे। अब आ जाती हैं मैकेनिकल इंजरीज। नाम से भी जाहिर है कि दीज आर दोज टाइप ऑफ इंजरीज विच आर काज बाय द फिजिकल वायलेंस। मैकेनिकल के नाम से भी यही मतलब है कि जिसमें कोई फिजिकल चीज़ शामिल हो। ठीक है, फिजिकल वायलेंस ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द मैनर एंड हाउ दे आर काज। अब मैनर ऑफ डेथ और मोड ऑफ डेथ जिस तरह से हमने पढ़ा था, उसी तरह से इंजरी का भी है कि मैनर ऑफ इंजरी और मोड ऑफ इंजरी। तो किस तरह से इंजरी काज की गई है वो तो डिपेंड करती है, लेकिन जो फिजिकल वायलेंस के जरिए बॉडी पे इंजरी हो उसको हम मैकेनिकल इंजरी कहेंगे। अब उसकी एग्जांपल है जनाब ब्लंट फोर्स इंजरी। इसमें ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल किसी को मुक्का मार रही है जो ब्लंट है, आगे से शार्प नहीं है, उसकी जो इंजरी है वो ब्लंट इंजरी होगी। शार्प इंजरी जो आगे से कोई भी इंस्ट्रूमेंट शार्प हो उसके नतीजे में जो इंजरी होगी उसको हम शार्प इंजरी कहेंगे। थर्ड है फायर आर्म इंजरी, जो किसी बुलेट लग जाए किसी को तो उसको हम कहेंगे फायर आर्म इंजरी। अब ये जो पीछे हमने पढ़ी हैं तीन, ब्लंट, शार्प और फायर आर्म इंजरी। अब इसमें जनाब मैकेनिकल इंजरी में जो ब्लंट इंजरी हमने पढ़ी है उसकी आगे तीन टाइप्स आ गई जनाब। ब्लंट इंजरी को हम ट्रामा भी कहते हैं। उसमें आगे हैं तीन टाइप्स, अब्रेजन है, कंटूजन है, लेसरेशन है। एब्रेजन, कंटूजन और लेसरेशन।
इसमें एक फोरेंसिक में बड़ी अच्छी मूवी भी है, वो भी आप बेशक लिख लें, वो भी देख सकते हैं। कंटूजन जो है ना, कंटूजन के ऊपर ही वो मूवी बनी हुई है। एक खिलाड़ी होता है तो उसकी काज ऑफ डेथ नहीं पता चल रही होती। एनीवेज, अब्रेजन, कंटूजन, लेसरेशन, ये ब्लंट इंजरीज हैं। अब शार्प इंजरीज में 3 तरह की हैं। इंसाइज वूंड है, स्टैब वूंड है, चॉप वूंड है। ये क्या होती है, ये सारी आगे हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये एक जनरल हम बता रहे हैं कि सबसे पहले इंजरी की आगे क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें आ गई, ब्लंट इंजरी, शार्प इंजरी और फायर आर्म इंजरी। अब ब्लंट में 3 चीज़ें आ गई, अब्रेजन, कंटूजन, लेसरेशन। इसको आप जो है शॉर्ट कर सकते हैं ACL के नाम से। और शार्प इंजरी जो है वो ISC है, इंसाइज वूंड, स्टैब वूंड और चॉप वूंड। फिर फायर आर्म इंजरी जो है उसमें कोई अगर फ्रैक्चर हो जाता है जो हमारी बोन्स हैं उसका, तो उसको हम फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। और जो बाकी हैं वो फायर आर्म इंजरीज हैं। वैसे जो हो जाती हैं कि अगर बुलेट लगी है वो आपके उसके लीवर को किसी के क्रॉस कर गई है तो वो फायर आर्म इंजरी होगी। अब हम पढ़ेंगे अब्रेजन, कंटूजन और लेसरेशन। अब्रेजन क्या है? इट इज़ इंजरी इन्वॉल्विंग सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। अब्रेजन में क्या है जी? वो इंजरी है जिसमें स्किन का सुपरफिशियल एरिया इफेक्ट हुआ है। कैसे? इम्पैक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ने किसी को कोई डंडा मारा है उसकी वजह से हो सकता है। फॉल और रफ सरफेस, जिस तरह से कोई ऐसे रगड़ खाता है बंदा जब गिरता है बाइक के ऊपर, तो एक रफ सरफेस पे रगड़ खाता है तो उसके ऊपर जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर डैमेज हो रही होती है, ये वजह हो सकती है। किसी को प्रेशर ऑफ फिंगर नेल्स जो हैं, नाखून मारे जाएं, टीथ मारे जाएं, जो ये बंदूक होती है उसकी मजल मारी जाए, या जो रोप है उसके ज़रिए जो गर्दन में रोप डालते हैं तो उसमें भी जो थोड़ी सी रगड़ वाली इंजरी बनेगी या सुपरफिशियल इंजरी होगी, उसको हम कहेंगे अब्रेजन। समझ आई है ये बात? जी सर। जी सर। जी सर। अब्रेजन क्या है? सुपरफिशियल इंजरी। और अब्रेजन किस में आ रही है? ब्लंट इंजरीज में। इंजरी पढ़ रहे हैं हम, इंजरी में आगे ब्लंट इंजरी पढ़ रहे हैं, और ब्लंट इंजरी की आगे जो 3 टाइप्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स में पहली है अब्रेजन। अब्रेजन है सुपरफिशियल इंजरी, ठीक है जी। अब इसमें भी आगे मजीद सब टाइप्स हैं अब्रेजन के अंदर। जो सुपरफिशियल इंजरी है उसकी आगे मजीद सब टाइप्स हैं। उसमें 2 तरह की हैं जनाब, टेंजेंशियल है और कंप्रेशन है। टेंजेंशियल में क्या है? फ्रिक्शन, कोई भी रगड़ वगैरह, स्क्रैपिंग और रगड़ हो जिस तरह से, तो उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल जिस तरह से वो बर्तन साफ करने वाला है, मुझे नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं उसको, वो जो स्टील का होता है, एक तो स्कॉच ब्राइट होता है ना, एक दूसरा होता है, तो वो अगर रगड़ा जाए तो वो जो होगी फ्रिक्शन टाइप इंजरी होगी, वो टेंजेंशियल होगी। दूसरी अब्रेजन होती है कंप्रेशन, कि जिसमें दबा दी गई है स्किन, किसी भी प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो गई है। अब जो टेंजेंशियल है उसमें आगे 2 तरह की आ जाती हैं, कि लीनियर है कि ब्रशिंग है। लीनियर एक स्क्रैच की शक्ल में होगा, जिस तरह आपने यूफोन की कभी कमर्शियल आई करती थी कि उसमें वो गाड़ी पे लाइन मारती है जो लेडी, तो ये लीनियर है, लीनियर अब्रेजन। दूसरी है ब्रशिंग। ब्रशिंग में होगा कि मीन जिस तरह से ब्रश पेंट करने में यूज़ होता है वो वाली, उस तरह की इंजरी होगी, एक पूरा सरफेस होगी, तो उसको हम कहेंगे ब्रशिंग इंजरी। फिर है जनाब दूसरी टाइप कंप्रेशन की। कंप्रेशन में 2 चीज़ें हैं, एक पैटर्न, दूसरी है नॉन पैटर्न। एक में कोई खास फैशन बना हुआ है, दूसरे में फैशन नहीं बना हुआ। अब जो पैटर्न है उसमें 2 तरह की है, इम्पैक्ट है किसी चीज़ का या उसके साथ कांटेक्ट हुआ है, कि कोई चीज़ उसके ऊपर आगे गिरी है या इस चीज़ का उसके साथ कांटेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई चीज़ आगे गिरेगी तो उसको हम इम्पैक्ट कहेंगे, या गाड़ी आगे जाके सही साथ किसी के रगड़ खा रही है तो उसको हम कॉन्टैक्ट कहेंगे। ये समझ आ गई बात कि नहीं? यस सर, आगे समझ। इम्पैक्ट कॉन्टैक्ट की समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब हम देखते हैं कि अब एज क्या है एब्रेजन की, कि कितनी देर हो गई है ये इंजरी हुए को, ठीक है। जो रिसेंट एब्रेजन होगी इट विल अपेयर ब्राइट रेड। 12 से 24 घंटे की जो एब्रेजन होगी वो ब्राइट रेड होगी। ये आपको भी पता है, इसको इसके साथ आप सेब की भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब ताज़ा उसको किसी ने
एक बाइट ली हुई हो तो सेब अंदर से किस तरह का होता है, अगर 2 घंटे गुजर जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद किस तरह की शक्ल हो जाती है, जब वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वो किस तरह की शक्ल हो जाती है। इस तरह से ही रिसेंट अब्रेजन जो है वो रेड होगी, ब्राइट रेड होगी 12 से 24 घंटे में। अगर 2 से 4 दिन हो चुके हैं तो स्कैब बन चुका होगा और रेडिश ब्राउन होगा। और अगर हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है तो समझें कि 4 से 7 दिन हो चुके हैं। और एपिथेलियम नीचे जो ऊपर स्कैब है, स्कैब बन गया होता है जब जख्म आर्जी तौर पे हील होता है तो ऊपर आर्जी स्कैब बन जाता है, उसके नीचे एपिथेलियम डेवलप हो रही होती है। जब एपिथेलियम ग्रो कर जाती है तो ऊपर वाला जो स्कैब है, जिसको क्रिंड टाइप भी कुछ कहते हैं, तो वो ऐसा ऐसा से फाल करता है। जब वो स्कैब फाल कर जाए, एपिथेलियम नीचे ग्रो हो गई हो, तो इसका मतलब है कि 1 हफ्ता मतलब 8 से 10 दिन हो चुके हैं इस अब्रेजन को। और ये सारा उस केस में होगा अगर इन्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर जो है बाकी हमारी जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये जी एक एग्जांपल है एब्रेजन की, ठीक है। दोनों इसके जो घुटने थे वो रगड़ खा गए, तो ये एब्रेजन है। ये है बाजू है। अब है जी एंटीमॉर्टम अब्रेजन के, हमने देखना है कि ये अब्रेजन मरने से पहले हुई है या मरने के बाद हुई है। ठीक है जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। Razia, mute yourself, please. खुद ही अनम्यूट हो गया था, मैंने नहीं किया और पता नहीं मैंने ठीक तो है कुछ जी, बोला मेरा जी जो एंटीमॉर्टम एब्रेजन है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा अगर मरने से पहले लगाया गया, और मार्जिन जो है वो ब्लर्ड हो जाएगी ड्यू टू वाइटर रिएक्शन। क्या मतलब हुआ वाइटर रिएक्शन? जब भी कोई जख्म होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसमें जो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है वो उसके हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है तो वाइटल रिएक्शन मीन्स कि वहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, आरबीसी क्योंकि वेस्ट हो रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं कि कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, प्लेटलेट्स आ जाते हैं और वहाँ पे क्लॉटिंग का सिलसिला हो जाता है। अगर तो ये मरने से पहले उसको जख्म लगा है तो ये सारे वाइटल रिएक्शन मौजूद होंगे। अगर मरने के बाद उस पर एब्रेजन बनाई गई है तो वाइटल रिएक्शन डेफिनेटली मौजूद नहीं होंगे। अगर मरने के बाद बनाई है तो उसके जो कलर है एब्रेजन का वो येलोइश होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड रुक चुका है। एरिया ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, जो मार्जिन हैं वो बिल्कुल शार्प होंगे, क्योंकि वो ब्लर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सेलुलर रिएक्शंस हो रहे थे, जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी, जो हीलिंग प्रोसेस हो रहा था, वो क्योंकि पोस्टमार्टम बंदा मर चुका है, उसके बाद एब्रेजन लगाया गया, तो वो सारे मार्जिन बिल्कुल शार्प होंगे, उसमें कोई वो ब्लर मार्जिन नज़र नहीं आएंगे, और वाइट रिएक्शंस भी सारे नज़र नहीं आएंगे। अब है जी आर्टिफैक्ट्स क्या हो सकते हैं एब्रेजन के, कि कौन सी चीज़ है जिसको हम मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हो सकता है कि उस बंदे को कोई चूंटियों ने कोई इस तरह के ज़ख्म बना दिए हैं, कोई इंसेक्ट्स वहाँ पे आ गए, कोई एनिमल, मेरीन एनिमल आ गया जिसकी वजह से कोई ज़ख्म हो गए, तो हो सकता है बाद में हम उसको मिक्स कर दें, तो वो वहाँ पे फिर हमें बाकी सारे सिनेरियोज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, हम देखेंगे कि इस पे एब्रेजन किस जगह पे लगी हुई है, हाथ पे है, पाँव पे है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइक पे गिरा है तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके घुटनों पे हो सकता है कोई इस तरह की एब्रेजन हों। तो इस तरह से साइट जो है और पॉसिबल इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी, वो सारी चीज़ें हम कोरिलेट करेंगे, उसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। और इन एब्रेजन से हम बाज़ औक़ात अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि किस चीज़ से ये एब्रेजन हुई है। जो इम्पैक्ट की एब्रेजन है वो और तरह की होगी, रगड़ है जो वो किसी और तरह की होगी, कोई स्क्रैच है तो वो और तरह की होगी। इस तरह इससे हम जो है वेपन भी बाज़ औक़ात अंदाज़ा कर सकते हैं।
काज ऑफ इंजरी डेफिनेटली फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगी, और डायरेक्शन ऑफ इंजरी के किस तरफ को इंजरी ऊपर से नीचे शुरू हुई, नीचे से ऊपर शुरू हुई, राइट से लेफ्ट हुई या लेफ्ट से राइट हुई, ये सारी चीज़ें भी हमें अंदाज़ा हो जाती हैं, और टाइम सिंस इंजरी वो भी हो जाता है। जी अब्रेजन में कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। ये कोई लोग शायद पिछली मीटिंग देख रहे हैं। ये लिंक दोबारा भेज दें क्लास में ना, आप लोग ग्रुप में दोबारा लिंक भेज दें ज्वाइन करने वाला, मेरा ख्याल पुराने से कर रहे हैं। अच्छा जी, अब है जी कंटूजन। कंटूजन इसको हम ब्रूज भी कहते हैं। कंटूजन इज एन इन्फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्राविसेशन। नहीं, फॉरवर्ड नहीं करना था, आपने दोबारा लिंक कॉपी करके भेजना था। अब्रेजन के बाद आ गया जी कॉन्टूजन। कॉन्टूजन है, इट इज एन इन्फिल्ट्रेशन और एक्स्ट्राविसेशन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ वेसल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स। कि किसी ने कोई अगर डंडा मारा है या कोई और ब्लंट इंजरी हुई है ब्लंट किसी चीज के साथ, तो उसे क्या हो, ब्लड की इनटू द टिश्यूज ड्यू टू रप्चर ऑफ वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स रप्चर हुई और इन्फिल्ट्रेशन होगी टिश्यूज के अंदर ब्लड की, इसको हम कहेंगे कंटूजन। स्टिक है, स्टोन है या फिस्ट है, किसी ने किसी को डंडे के साथ मारा है, पत्थर के साथ मारा है या फिस्ट या मुक्का वगैरह मारा है, तो उसकी नतीजे में जो इंजरी होगी वो कंटूजन है। या जिस तरह से जो फुटबॉलर हैं वो फुटबॉल खेलते हैं तो हेड मारते हैं, अपना सर मारते हैं उसमें फुटबॉल में, तो उसके दौरान भी ये कंटूजन हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, क्योंकि ये ब्लंट इंजरी है, सुपरफिशियल स्किन जो है वो नहीं टूटी होती, वो डिसरप्ट नहीं हुई होती, लेकिन अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो है डैमेज हुई होती हैं, जिनकी वजह से ब्लड बाहर निकला होता है, रप्चर होती हैं ब्लड वेसल्स। तो ये क्या है कि इट इज सबक्यूटेनियस विदाउट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें क्या था कि सुपरफिशियल स्किन हमारी डैमेज हो रही है। कंटूजन में क्या है कि सुपरफिशियल स्किन ठीक है, डिसकंटिन्यू नहीं है, लेकिन अंदर जख्म हो गया है, अंदर ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं, रप्चर हो गई हैं। अच्छा जी, वो बाज का जब ज़्यादा किसी को ज़ोर से लगा हो तो आपने देखा होगा कि किसी का गलती से बच्चे का सर अगर किसी दीवार में लग गया है या किसी जगह पे लग गया है तो उसके बड़ा सारा एक बन जाता है, जहाँ पे जख्म मीन जहाँ पे वो चोट आई हो वो बड़ा सारा स्वेलिंग जगह हो जाती है, जिसको हम हीमाटोमा कहते हैं। रोड़ा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही। तो सुपरफिशियल रोबड़ा बोलते हैं। हाँ, इस तरह के कहते हैं उसको, गुड़ुमा भी कहते हैं। खैर, जी सर। सुपरफिशियल कंटूजन्स आर स्लाइटली रेज ओवर द स्किन। इसमें ये होता है कि स्किन डिसरप्ट नहीं हुई होती, लेकिन स्किन रेज हो जाती है क्योंकि नीचे स्वेलिंग हो चुकी होती है, स्लाइटली रेज हो जाती है। अच्छा जी, बाज़ का ये होता है कि जब इम्पैक्ट होता है हो सकता है कि उसकी साइड से थोड़ा सा हट के रेज हो, क्योंकि जहाँ पे वेसल्स क्या ब्लड पहुँचेगा ना, एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग होनी है ना, तो जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है हो सकता है उसके थोड़ा सा साइड पे भी हो जाए जो स्वेलिंग है। तो सुपरफिशियल कंटूजन अपीयर सून व्हेन विद द रेड कलर। जितनी सुपरफिशियल कंटूजन होगी उतनी ज़्यादा जल्दी आएगी, क्योंकि जितना डीप चला जाएगा उतना ऊपर नज़र नहीं आएगा ना। डीपर कंटूजन अपीयर लेट बट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंफ्रारेड फोटोग्राफी। जो इंफ्रारेड फोटोग्राफी है उसके ज़रिए डीपर कंटूजन भी हमें पता लग सकती है, हो सकता है वो ऊपर नज़र ना आ रही हो। जो कंटूजन ओवर बोनी प्रोमिनेंस आर लेस विजिबल एक्सटर्नली। जो बोन के ऊपर अगर कोई कंटूजन हुई है तो वो लेस प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि बोन तो स्वेल नहीं कर रही ना, सॉफ्ट टिश्यू स्वेल कर जाता है। जब ब्लड वेसल डैमेज होती है, ब्लड बाहर निकलता है तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेल करता है, बोन स्वेल नहीं करती। तो इस वजह से अगर किसी बोन के ऊपर जहाँ पे बोन ज़्यादा करीब है बाहर के टिश्यू के साथ, तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का काम हुआ है तो वो ज़्यादा स्वेलिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी फिंगर है इसके ऊपर अगर उतना ही इम्पैक्ट हुआ है तो भी ये उतनी नहीं स्वेल करेगी,
जितनी कि आपकी चीक स्वेल करेगी। इसका आप भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भेड़ या मक्खी है वो चीक पे अगर डंग मारती है तो वो ज़्यादा स्वेल करेगी, आपकी उंगली उतनी स्वेल नहीं करेगी। ये भी उस तरह से है। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अपीयरेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं? साइट ऑफ इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा है वहाँ पे या बोन ज़्यादा है, ये हो सकती है। वास्कुलरिटी क्या है वहाँ पे, जो वेसल्स हैं वो कितनी है। ज़्यादा वेसल्स होंगी तो ज़्यादा स्वेलिंग होगी, अगर कम होगी तो कम होगी। ठीक है, एज मैटर कर सकती है, जो उसका जेंडर है वो मैटर कर सकती है। स्किन, ऑलरेडी बंदे के स्किन का कलर किस तरह का है। जो ज़्यादा ही वाइट लोग हैं उनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं ज़ख्म, जो ज़रा डार्किश हैं उनमें कम प्रोमिनेंट होते हैं। अगर उसमें कोई ऑलरेडी डिजीज़ चल रही है तो वह भी मैटर कर सकती है। ब्लड जो है वो ग्रेविटी की वजह से अगर एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसकी वजह से भी अपीयरेंस कंटूजन की चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है। अच्छा जी, फिर कंटूजन में वो जो बन जाता है ग्लूमा सा, उसमें कलर चेंजेस होती हैं। कलर चेंजेस क्यों होती हैं? ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन एंड हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल पहले निकलते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी हेमोलिसिस शुरू हो जाती है, वहाँ पे आरबीसी की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कलर उसका कंटूजन का चेंज हो जाता है। हीमोसिडेरन बाहर निकल आती है, आयरन पिगमेंट्स बाहर निकल आते हैं, हीमोग्लोबिन निकल आती है, जो जिसकी वजह से डार्क ब्राउन कलर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो टर्न हो जाता है ब्लूश डिस्कलरेशन की तरफ। डार्क ब्राउन से ब्लूश डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है 2 से 4 दिन में। फिर आयरन फ्री पिगमेंट्स हैं, उनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाती है। पहले डार्क ब्राउन हुआ, फिर ब्लूइश हो गया, ब्लूइश से ग्रीनिश की तरफ चला जाएगा 5 से 7 दिन में। फिर जो बिलिरुबिन है उसकी ब्रेक डाउन होगी तो फिर येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगी 7 से 10 दिन में। ये हैं कलर चेंजेस कंटूजन में, कि पहले 2 से 4 दिन में डार्क ब्राउन होगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर आयरन फ्री पिगमेंट निकलेंगे, फिर ग्रीनिश हो जाएगा, फिर हफ्ते बाद जो है वो येलोइश हो जाएगा। और जो रीस्टोर होता है, स्किन का कलर रीस्टोर होता है, जो एक्चुअल नॉर्मल था वो 2 से 3 हफ्ते में होता है। 15 से 20 दिन में नॉर्मल कलर आ जाएगा और पिगमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता से फेगोसाइटोसिस के ज़रिए से रिमूव होते जाएंगे और 2 से 3 हफ्ते में जो नॉर्मल स्किन का कलर है वो रिस्टोर हो जाएगा। ये जी एक एग्जाम्पल है। ब्लंट फोर्स इंजरी है, इसमें स्किन जो है वो डैमेज नहीं हुई, लेकिन ये सारा हमें, जिसको हम आपने सुना होगा पंजाबी में कहते हैं कि नील पै गया, ये वो नील पै गया है। ठीक है जी, इसमें जो सुपरफिशियल स्किन है वो डैमेज नहीं हुई, लेकिन अंदर क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं तो ये सारी कंटूजन हो गई है। ये भी उस तरह से ही है, कंटूजन है सारी। ये है जी, किसी ने इसके गुस्से में जो है आंख पे मुक्का मार दिया। अच्छा जी, एज हम जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि 2 दिन में किस तरह का कलर होता है, 5 दिन में किस तरह का होता है, 10 दिन बाद किस तरह का होता है, उसके साथ हम एज ऑफ कंटूजन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंटूजन को कितनी देर हो चुकी है कलर से। फिर हिस्टोलॉजिकली भी हम देख सकते हैं कि टिश्यू का सेक्शन लेके भी हम देख सकते हैं कि हीलिंग प्रोसेस किस जगह पे है। ठीक है, फिर हीलिंग प्रोसेस कुछ चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि कंटूजन हुई किस जगह पे है, बंदे की एज और फिजिक क्या है। तो बंदा पहले ही बीमार है तो हो सकता है कि उसका जो है वो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो, और अगर कोई ऑलरेडी उसको डिजीज़ है तो फिर भी हो सकता है उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो। तो ये सारी चीज़ें भी हीलिंग प्रोसेस में इफेक्ट होती है। अब है जी एंटी मॉर्टम कंटूजन और पोस्ट मार्टम कंटूजन। जो पीछे हमने पढ़ा था उसमें वेल डिफाइंड मार्जिन नहीं थे लेसरेशन के एंटी मॉर्टम में, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें जो कंटूजन में वेल डिफाइंड मार्जिन हैं, क्योंकि ये स्किन के अंदर है, जितना जितना ज़्यादा वो वेसल्स रप्चर हो रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो साइड पे मार्जिन डिफाइन होते जा रहे हैं। अगर मरने के बाद किसी को मारोगे ना तो उसके पे ग्लूम में नहीं बनेंगे, तो इस वजह से उसकी वेल डिफाइंड मार्जिन भी नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? स्वेलिंग ऑफ टिश्यू भी हमें नजर आएगी अगर एंटी मॉर्टम है, स्किन की डिस्कलरेशन भी होती नजर आएगी अगर एंटी मॉर्टम है, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड भी होगी क्योंकि ब्लड एंटी मॉर्टम में फ्लो करता है ना, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में तभी ब्लड नजर आएगा अगर एंटी मॉर्टम कंटूजन है। ठीक है जी, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से आप उसकी हिस्टोलॉजी करके देख सकते हैं। अगर पोस्टमार्टम है, मरने के बाद
किसी को वो किया गया, तो उसमें देख लें कि अगर मरे बंदे को 1 से 2 घंटे हुए तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंटूजन बन जाए, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा बंदे की डेथ हो गई है तो फिर उसको बेशक जितने मर्जी मुक्के मार लो उस पर कंटूजन नहीं बनेगी। इफ बॉडी इज डीकम्पोज इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमार्टम कंटूजन। जिस तरह से ये जो है डिसइंटरमेंट ऑफ ग्रेव करते हैं, जिसको एक्सोमेशन कहते हैं, कब्र कुशाई कहते हैं, कोई भी केस को रिकंसीडर करने के लिए, तो उसमें क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू सारा डिकम्पोज हो चुका होता है तो उसमें फिर बाज़ बात नहीं भी पता चलता कि ये पोस्टमार्टम है या एंटीमार्टम है, क्योंकि ऑलरेडी डिकम्पोजिशन हो चुकी है। जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? बोलें जी, कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने सेकंड पॉइंट इंट्यूजन वाला समझाया है, इसमें जो बर्न वगैरह अगर हमारी स्किन में मतलब थोड़ा बहुत बर्न की वजह से नील पड़ जाए तो वो भी इसमें आ सकता है? नहीं, बर्न की इंजरी टोटली डिफरेंट होती है। बर्न क्लियर नजर आता है कि ये बर्निंग है। ये कंटूजन जो है ये बर्न में ब्लंट नील इंजरी नहीं है पड़ जी, ये है ब्लंट इंजरी। है कि बर्न जो और चीज है, बर्न का तो बहुत ज्यादा क्लियर फर्क नजर आता है ना बर्निंग का, तो ये ब्लंट इंजरी है। ब्लंट इंजरी और बर्न इंजरी का बड़ा डिफरेंस है। अच्छा जी, अब है जी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। यहाँ पे ये चीज़ें हमेशा फोरेंसिक में रखनी ज़रूरी है कि ये किसी ने खुद तो नहीं किया हुआ अपने साथ ये कार्रवाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो कहते हैं कि आमतौर पे ये रेयर है क्योंकि तकलीफ होती है, लेकिन कर सकते हैं। इट कैन बी इन्फ्लिक्टेड बाई इरिटेंट सब्सटेंसेस लाइक मार्किंग नट, रूट ऑफ प्लम्बेगो, जैलिका और रोदिया। ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं उनकी, कहते हैं जड़ों से। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपके पास रोज़ है, रोज़ के साथ उसके कांटे हैं, कांटे आप उनके ज़रिए से आप कोई ज़ख्म कर सकते हैं। इस तरह से ये जो हैवी चीज़ें हैं ना, रूट्स वगैरह, तो इनके ज़रिए आप उसको या जो डंडा है अपने आप को मार लें तो उसकी वजह से कंटूजन हो सकती हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं किसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन इनकी फिर आगे एनालिसिस किया जाता है कि उसके जो स्किन है, स्किन किस चीज़ से इम्पेक्ट हुआ है, स्किन को किस चीज़ से इम्पेक्ट किया गया है। ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको तो लगाते हैं तो वो इरिटेशन होती है ना, स्किन की इरिटेशन होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम केमिकल एनालिसिस देख सकते हैं। अब है जी होमिसाइडल। होमिसाइडल में जो शेप एंड साइज ऑफ कंटूजन है कि कंटूजन किस तरह की है, गोल है, लंबी है, तो उससे हम देख सकते हैं कि जो वेपन था वो किस तरह का था। इसी तरह से साइज ऑफ कंटूजन भी बता सकती है कि वेपन छोटा था, बड़ा था, एटसेट्रा। एक्सीडेंटल कंटूजन है, उससे हम देख सकते हैं कि पोजीशन, अरेंजमेंट एंड सर्कमस्टांसेस अराउंड द सराउंडिंग्स, के हम देख सकते हैं कि जो कंटूजन है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, किस तरह से ये काम हुआ होगा और इर्द गिर्द क्या है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बाइक से गिरा है तो हम देख सकते हैं उसकी जो जख्म है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदा सड़क के इस तरफ से दूसरी तरफ की तरफ रगड़ खाई है इसने, तो उसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, इर्द गिर्द क्या सराउंडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्राइम सीन पे जाके। अच्छा जी, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है कि इससे हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा वेपन इस्तेमाल किया गया, डंडा था, सोटा था, मुक्का था, या कोई रॉड था, या जिस तरह से चोर वगैरह जाते हैं, डाकू जाते हैं, तो वो उसकी उनके पास जो वेपन होता है उसकी बैक साइड बाज़ औक़ात सर पे मारते हैं, ठीक है, बेहोश करने के लिए। तो वो हो सकता है कितनी वायलेंस हुई वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, काज ऑफ इंजरी है क्या, टाइम ऑफ इंजरी क्या है, ये सारी चीज़ें इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में आती हैं। हमारा यहाँ पे कंटूजन एंड होता है, कंटूजन पे मूवी भी है, वो भी आप देखें, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो अब बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो एनी सर। क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, लेस्ट्रेशन वाउंड्स। सर उतना काफी नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है लेस्ट्रेशन भी पढ़ लो यार, पहले हम ज़रा दरमियान में कुछ लेक्चर हमसे मिस हुए हैं, तो आई थिंक वी शुड गो राइट नाउ।
लेसरेशन देख लें बहरहाल, ब्लंट इंजरी तो हमारी कंप्लीट हो ना। अच्छा जी, लेसरेशन में क्या है कि दीज आर दी वुंड्स काज्ड बाय द ब्लंट फोर्स रिजल्टिंग टॉर्न ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू विद मिनिमल ब्लीडिंग। पहले क्या था कि सुपरफिशियल स्किन डैमेज हुई, फिर हमने पढ़ा कि जो कंटूजन है उसमें स्किन सही थी, नीचे डैमेज हुआ। लेसरेशन वुंड में क्या हुआ कि इसमें ब्लंट फोर्स इंजरी थी, इंजरी ब्लंट थी, शार्प इंजरी नहीं थी, वही कोई डंडा ही था या इस तरह की कोई चीज़ थी जिसकी वजह से अंदर तो जख्म हुआ ही हुआ, ऊपर वाली स्किन भी डैमेज हो गई। अंदर भी जख्म हुआ, ब्लंट इंजरी थी, ब्लंट फोर्स यूज़ की गई और स्किन के ऊपर भी इंजरी होगी, तो इसको हम कहेंगे लेसरेशन हो गई है जनाब। ठीक है जी, इसमें स्किन और अंडरलाइन टिश्यू दोनों ही डैमेज हो गए। अच्छा जी, लेसरेटेड वुंड के फीचर्स क्या हैं? इसमें जो एजेस हैं, जो उसके किनारे हैं, वो रैगेड और इरेगुलर होंगे। ठीक है, रफ से होंगे, जो मार्जिन हैं वो रफ से होंगे, रैगेड होंगे, इरेगुलर होंगे, रेगुलर नहीं होंगे। इसमें मार्जिन जो है उसमें अब्रेजन हमें नजर आएगी ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्लंट फोर्स, क्योंकि ब्लंट फोर्स हुई है तो उसमें जो स्किन है उसमें अब्रेजन भी नजर आएगी, स्किन टूट भी चुकी होगी कुछ जगह से, अंदर प्रेस भी हुई होगी, हमारी वेसल्स भी टूटी होंगी, रप्चर हुई होंगी और साथ में स्किन की अब्रेजन भी होगी। डीप टिश्यू क्रश हुए होंगे जिस तरह से कंटूजन में हुआ, और हेयर बल्ब जो है जो हमारी स्किन के ऊपर है वो भी क्रश होंगे, क्योंकि इसकी वजह से इंजरी ब्लंट फोर्स थी लेकिन ज़्यादा फोर्स के साथ डंडा मारा गया, जिसकी वजह से जो सबक्यूटेनियस टिश्यू भी डैमेज हुआ और हमारी स्किन भी डैमेज हुई। अच्छा जी, हो सकता है कि इसमें ब्लीडिंग कम हो क्योंकि वेसल टूटी नहीं, क्रश हुई हैं, फिस गई हैं वेसल्स, तो हो सकता है अगर ना टूटी हो तो उसकी वजह से इंजरी कम हो, लेकिन उसमें साथ में हमारा स्वेलिंग ज़रूर नज़र आएगी और फॉरेन मटेरियल भी कोई नज़र आ सकता है कि अगर उस डंडे के ऊपर कोई कील वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ लगी हुई है जिससे वो इस्तेमाल किया गया, तो वो भी अंदर हमें नज़र आ सकता है स्किन पे। इरेगुलर शेप होगी और जो है वेपन के साथ उसकी शेप को हम मैच कर सकते हैं कि बाज़ का वो करेस्पॉन्ड करती है, बाज़ का नहीं भी करेस्पॉन्ड कर सकती, कि हो सकता है कि वेपन का साइज़ ज़्यादा हो लेकिन उसकी सिर्फ टिप लगी हुई हो, टिप की वजह से ये लेसरेशन हुई हो, तो बाज़ का वेपन के साइज़ के साथ हो सकता है ना भी मैच करे, लेकिन सारी चीज़ें हमने कोरिलेट करनी होती हैं, एक चीज़ नहीं इस पर देखते हम, मार्जिन देखते हैं, जगह देखते हैं, इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, ये सारी चीज़ें कोरिलेट करके तो फिर हम देखते हैं। अच्छा, अगर कोई लड़ाई हुई है जिसमें उसने अगले बंदे ने भी कोई रेजिस्टेंस किया तो उसमें जो है फ्लोर के ऊपर हमें कोई जो है टिश्यू, अगर टिश्यू और ब्लड वगैरह गिरा है तो फ्लोर के ऊपर भी टैग्स या निशान नज़र आ सकते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू को डैमेज हमें नज़र आएगा। फिर है जी हेमरेज हो सकता है, क्रशिंग ऑफ वेसल्स हैं, ब्लड निकला हुआ होगा, हेमरेज हो सकता है। कोई फॉरेन सब्सटेंस इंजरी पे नज़र आ सकती है कि अगर कोई डस्ट वाली जगह थी तो कोई डस्ट, मिट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। अच्छा जी, हीलिंग प्रोसेस, अभी जो हम पढ़ रहे हैं लेसरेशन, इसमें हीलिंग प्रोसेस डिलेड है क्योंकि इसमें चांस होते हैं इन्फेक्शन के, और स्कार जो है वो भी डिलेड लेट बनता है। अब क्योंकि हमने लेसरेशन का आगे देखा था कि स्प्लिट वुंड भी होते हैं, ये क्या है कि ये अलग-अलग पाए जाते हैं ओवरलाइंग बोन्स, स्कैर, फेस, हैंड एंड लोअर लिम्स ड्यू टू परपेंडिकुलर। जिस तरह डंडा है, डंडा अगर मीन्स के साइड से मारा जाए तो वो लंबी सी शेप बनाएगा, अगर डंडे की सामने वाली टिप मारी जाए, परपेंडिकुलर मारा जाए, तो वो जो है इम्पैक्ट जो है वो गोल गोल हो सकता है, छोटा इम्पैक्ट हो सकता है। खैर, ये स्प्लिट लेसरेशन है। दूसरा ये हो सकता है कि दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके दरमियान अगर स्किन क्रश हो चुकी है, तो वो भी एक, जिस तरह से ये लोगों का कुछ पार्ट्स बाज का, तो वो कोई काम करते हुए दो चीज़ों के दरमियान, जिस तरह से ये बेलना होता है गन्ने सिर वो निकालने वाला, तो उसमें अगर आ जाए तो ये क्रश हो जाती है स्किन दोनों हार्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि ये भी ब्लंट इंजरी है, शार्प इंजरी नहीं है। और फिर इससे इंसिजन भी हो सकती है अगर कोई शार्प इंजरी साथ में हो जाए। ये था स्प्लिट लेसरेशन।
अब स्ट्रेच, स्ट्रेच नाम से जाहिर है कि इसमें स्किन स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ड्यू टू ब्लंट टेंजेंशियल इम्पैक्ट व्हेन हेड स्ट्राइक्स ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल, जब कोई एक्सीडेंट होता है, बंदे का सर लगता है सामने वाली स्क्रीन पे कार के, तो उससे क्या होगा कि स्किन लेसरेट हो जाएगी, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, स्किन खींच जाएगी। जब गाड़ी किसी चीज़ में लगेगी, बंदे का सर उसमें लगेगा विंड स्क्रीन में, तो स्किन खिंच जाएगी, रगड़ भी होगी ना साथ, तो स्किन स्ट्रेच हो जाएगी। इसको हम कहेंगे स्ट्रेच लेसरेशन। ये भी हो सकता है कि बोन की डिफॉर्मिटी हो गई है या बोन फ्रैक्चर हो गई है। अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है तो आपने देखा होगा कि वो जगह मुड़ जाती है, स्किन स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है। तो सडन डिफॉर्मिटी हुई है, तो बोन डिफॉर्मेशन हो गई है या बोन टूट गई है, तो उसकी वजह से भी जो लेसरेशन होगी वो स्ट्रेच लेसरेशन होगी। अच्छा जी, डी ग्लविंग लफ्ज, जिस तरह से ग्लव हम पहनते हैं ना, तो ग्लव का उतारने का जो तरीका है, उसको उस तरह से हम कह सकते हैं कि स्किन ऊपर से उतर रही है। क्या होगा, डी ग्लविंग ऑफ स्किन ओवर द इंपैक्टेड एरिया ड्यू टू कंप्रेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। कंप्रेशन हुआ है, ग्राइंडिंग हुई है, फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि जो अंदर वाला टिश्यू है, जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है, वो कंप्रेस हो गया है और उसकी स्किन ऊपर से डी ग्लव हो गई है, अलहदा हो गई है। मीन्स कि स्किन हम उसको ऊपर से खींच के फील कर सकते हैं। वैसे तो स्किन हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ अटैच्ड है ना, अगर डी ग्लविंग हो गई है, कोई इस तरह की ग्राइंडिंग हुई है स्किन की, तो उससे ये होगा कि स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू आपस में दोनों अलहदा हो जाएंगे और इसको हम कहेंगे एवल्जन वूंड। ये रोड एक्सीडेंट्स में आमतौर पर होता है, या कोई हैवी मशीनरी में बंदा फंस गया है तो उसमें ये वजह हो सकती है। फिर है जी टीयर्स। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ये टीयर कर दो कोई भी चीज़, पेज भी जिस तरह से टीयर कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड इरेगुलर, और इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन विद इरेगुलर बेतरतीब और पॉइंटेड एंड ऑफ वेपन। जो एंड पॉइंटेड ज़रूर हो लेकिन छुरी की तरह शार्प ना हो। अब यहाँ पे फ़र्क समझ आ रहा है? पॉइंटेड का लफ्ज़, शार्प और पॉइंटेड दो डिफरेंट चीज़ें हैं। शार्प है जो छुरी होती है जिस तरह से नाइफ, पॉइंटेड है जिसकी आगे निब टाइप तो बनी हुई है लेकिन वो बिल्कुल शार्प नहीं है, ठीक है। उसकी फ्रिक्शन जब होगी तो इसमें टीयर बन जाएगा। चाबी जिसको आप फॉर एग्जांपल की से अगर कोई रगड़ पड़ी है स्किन में तो वो टीयर लेसरेशन होगी। ये स्टार्ट में डीप होगी टीयर लेसरेशन, जहाँ पे ज़्यादा वो नीचे की तरफ गई है, की है या कोई भी निब है, वो स्टार्ट में डीप होगी, ऐसा ऐसा से ऊपर की तरफ वापस आएगी। अब एक कट लेसरेशन, जहाँ पे कट लग गया है, इट इज़ टाइप ऑफ लेसरेटेड wound which is produced by not so sharp edge of a heavy weapon। कि कोई बड़ा हैवी वेपन था, या फॉर एग्जांपल एक टांग नीचे, मतलब कोई बंदा लेटा हुआ है, ऊपर कोई इतने ज़ोर से आके हैवी चीज़ गिर जाती है, तो उसकी वजह से वो शार्प तो नहीं है हैवी चीज़, लेकिन उसकी फोर्स इतनी है जिसकी वजह से उसके एजेस इतने हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोई 20 किलो का कोई जो पत्थर है, जिस तरह से स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह, इस तरह से कोई पत्थर है 20 किलो या उससे ज़्यादा का, तो उसके जो एजेस हैं वो बॉडी के ऊपर जब गिरेंगे तो उसकी वजह से एजेस पे जो स्किन कट हो जाएगी उसके प्रेशर की वजह से, तो इसको हम कहेंगे कट लेसरेशन। चॉप वूंड्स हैं, आगे वूंड हम पढ़ेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। चॉपिंग जहाँ पे हुई है, कीमा बनाना जिस तरह से, उसमें नज़र आ सकती है। और मार्जिन इसमें बाज़ का हो सकता है क्लियर कट ना हो, कि उसकी वजह ये है कि जो ऊपर ऑब्जेक्ट गिरा है वो शार्प नहीं है, सिर्फ उसकी फोर्स उसकी जो है हैवी इतना था कि जिसकी वजह से स्किन कट गई है, तो हो सकता है कि मार्जिन बिल्कुल क्लियर ना हो। इसमें अब्रेजन भी नज़र आ सकती हैं, कंटूजन भी नज़र आ सकती हैं, लेसरेशन भी नज़र आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जहाँ पे ज़्यादा फोर्स वाला वो हुआ हो। ये जी आई, और आई के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं
कि इसमें ब्लड बाहर भी निकला हुआ है, इसका मतलब है स्किन सुपरफिशियल भी डैमेज हो गई है, ये नील भी नज़र आ गए हैं, इसके मतलब है कि अंदर कंटूजन भी है। तो ये टोटली इसको हम कहेंगे कि ये लेसरेशन है। ये हैंड है, पीछे से ये सारा लेसरेटेड वुंड हो गया। ये है कोई बड़ा शार्प जो बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट गिरा है, जिसकी वजह से सुपरफिशियल स्किन भी डैमेज हो गई है और अंदर वाली भी डैमेज हो गई है। ये है लेसरेशन। ये है जनाब ये नज़र आ रही। ये आगे कट वुंड्स आ गए हैं लीवर के अंदर के किस तरह से अगर कोई ज़्यादा ही फोर्स के साथ चीज़ अंदर गई है, जिस्म के ऊपर पड़ी है, तो अंदर लीवर तक ज़ख्म हो सकता है। ये लीवर हालांकि जिस्म के अंदर है ना, लेकिन वो फोर्स इतनी थी, उसका वेट इतना था कि अंदर तक लीवर भी डैमेज हो गया। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है जी? अगर तो ये होमिसाइडल है तो इट कैन अकर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी ने जहाँ भी जिसको मौका मिला, अगर उसने मारना ही मारना, तो हो सकता है कि बॉडी की किसी भी जगह पे ही हमें नज़र आ जाए। फिर हम देखेंगे कि कोई हार्ड या ब्लंट वेपन था, उसकी वजह से ये होगी। सुइसाइडल वेरी रेयर है, कोई बंदा इतने जो है जुल्म अपने साथ आमतौर पे करके अपने आप को नहीं मारता, आसान तरीके ढूंढते हैं। तो जो होमिसाइडल है उसमें ये लेसरेशंस वगैरह ज़्यादा होती हैं, सुइसाइडल में बड़ी कम है, यूजुअली नहीं होती, या फिर एक्सीडेंट है उसमें ज़्यादा होती हैं। कोई बंदा पहाड़ी से गिर गया उसमें हो सकती हैं, ऊंचाई से गिर गया उसमें फिर जिसमें में कोई फॉरेन बॉडी नज़र आ सकती है। अगर वो मिट्टी पे गिरा है, मड वगैरह नज़र आ गई, आयल नज़र आ सकता है, जो भी नीचे चीज़ होगी। बाइक से गिरा है तो हो सकता है कि कोई इर्द गिर्द जो है जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो उसमें फॉरेन बॉडी नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, अब इंसिजन शुरू हो गई है। सर बहुत है चलो इतना। जी, चलो ठीक है, इंसाइज वुंड से कल शुरू करेंगे, ठीक है। ओके सर, ये स्लाइड शेयर करते हैं आज। मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ जी। यस अभी सर। आप लोग 90 लोग हैं, हालांकि 3 क्लासेस हैं इकट्ठी, तो 90 नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। 104 है। 104 है। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बंडल ऑफ थैंक्स सर जी। ओके।